तो चलिए आज अर्थशास्त्र की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस बेहद दिलचस्प विषय की हर एक परत को खोलेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, दुर्लभता यानी कि स्कैर्सिटी से शुरू करके आज की जो जटिल ग्लोबल व्यवस्था है वहां तक पहुंचेंगे। हमारी ये जो यात्रा है इसे आप एक सफर की तरह समझिए। हम पहले छोटे छोटे आर्थिक फैसलों पर गौर करेंगे, फिर वहां से एक पूरे देश की बड़ी तस्वीर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ दुनिया के नक्शे पर कहाँ फिट बैठता है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। खंड 1, अर्थशास्त्र, दुर्लभता का विज्ञान। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है क्या? देखिए, ये सिर्फ पैसे या स्टॉक मार्केट या बिजनेस के बारे में नहीं है। इसके बिल्कुल केंद्र में, इसके दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है, और वो है चुनाव। प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स की ये जो परिभाषा है ना, ये अर्थशास्त्र की आत्मा को पकड़ती है। ये वो विज्ञान है जो ये स्टडी करता है कि हम सब एक समाज के तौर पर अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को अपने सीमित संसाधनों से कैसे पूरा करते हैं। जरा सोचिए, हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें, वो तो असीमित हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे कि हमारा समय, पैसा या फिर प्राकृतिक संसाधन, वो हमेशा सीमित होते हैं। इसी को हम दुर्लभता कहते हैं, और यही हर एक आर्थिक फैसले की जड़ है। हाँ, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण यानी वेलफेयर पर जोर दिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा ज़्यादा बुनियादी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार के पास खर्च करने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उसे एक नया अस्पताल बनाना चाहिए जो मार्शल के कल्याण वाले विचार से जुड़ता है, या फिर एक नई सड़क बनानी चाहिए? रॉबिन्स की परिभाषा हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर ये चुनाव ही क्यों अर्थशास्त्र का केंद्र है, क्योंकि ये उस दुविधा को सीधे सीधे दिखाता है जिसका सामना हर समाज, हर सरकार और हर व्यक्ति रोज करता है। और दुर्लभता की यही हकीकत हर अर्थव्यवस्था को, चाहे वो किसी भी तरह की हो, इन 3 मौलिक सवालों के जवाब देने पर मजबूर करती है। और ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। पहला, क्या उत्पादन करें? मतलब देश के संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा स्मार्टफोन बनाने में हो या ज्यादा अनाज उगाने में, ज्यादा कारें बने या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए। दूसरा, कैसे उत्पादन करें? ये नौकरियों से जुड़ा सवाल है। क्या हम चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करें, जिसे हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं, या फिर ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें, जिसे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं? और तीसरा, सबसे अहम, किसके लिए उत्पादन करें? ये समाज में दौलत के बंटवारे और असमानता को तय करता है। जो कुछ भी देश में बन रहा है, उसका फ़ायदा आखिर किसे मिलेगा? इन 3 सवालों के जवाब ही किसी भी अर्थव्यवस्था की पहचान बनाते हैं। खंड 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र, बाजार की शक्तियां। चलिए अब हम जरा जूम इन करते हैं। देखिए, किसी जंगल को समझने के लिए पहले आपको अलग अलग पेड़ों को देखना होता है ना? बिल्कुल उसी तरह पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले उसकी सबसे छोटी इकाइयों, यानी कि हम जैसे उपभोक्ता और अलग अलग कंपनियों के व्यवहार को समझना होगा। और यही है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे बुनियादी नियम है मांग का नियम। सीधे सीधे कहें तो जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जब वो सस्ती होती है तो उसे ज़्यादा खरीदते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए इसे एक पिज़्ज़ा के उदाहरण से समझते हैं। जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो तो पिज़्ज़ा का पहला स्लाइस आहा क्या कमाल का लगता है। दूसरा भी अच्छा लगता है, पर शायद पहले जितना नहीं। तीसरा ठीक ठाक, और 8वें स्लाइस तक आते आते आप शायद उसके लिए ज्यादा पैसे देना ही नहीं चाहेंगे। यही वो नियम है, जैसे जैसे हम किसी चीज का उपभोग ज्यादा करते जाते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। और बस इसीलिए मांग का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ झुका होता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी अंतर को समझना होगा। मान लीजिए सेब की कीमत 100 रुपए किलो से घटकर 80 रुपए हो जाती है, और इसकी वजह से आप ज्यादा सेब खरीदते हैं। इसे कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। आप उसी डिमांड कर्व पर बस नीचे की ओर आ गए हैं। लेकिन अब सोचिए, एक मेडिकल रिपोर्ट आती है जो कहती है कि सेब खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब अचानक हर कोई ज्यादा सेब खरीदना चाहता है, भले ही कीमत अभी भी 100 रुपए ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं मांग में परिवर्तन। इसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही दाईं ओर खिसक गया है।
ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि बाजार में जो हलचल हो रही है वो सिर्फ कीमत की वजह से है या फिर किसी बाहरी फैक्टर जैसे लोगों की आय, उनकी पसंद या किसी नई जानकारी के कारण है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि बाजार असल में दिखते कैसे हैं। सबसे पहले है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। इसे आप एक सब्जी मंडी की तरह सोचिए, जहां कई सारे विक्रेता बिल्कुल एक जैसा टमाटर बेच रहे हैं। कोई भी एक विक्रेता अकेले कीमत पर असर नहीं डाल सकता। फिर आता है एकाधिकार या मोनोपोली। ये आपके इलाके की बिजली कंपनी जैसा है। सप्लायर सिर्फ एक है, इसलिए कीमत पर उसका पूरा कंट्रोल है। इसके बाद है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, लेकिन हर कोई अपनी ब्रांडिंग, मेन्यू या माहौल के जरिए खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। और आखिर में है अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। ये है आज का स्मार्टफोन बाजार, जहां बस कुछ ही बड़े खिलाड़ी हैं जैसे एप्पल और सैमसंग। और यहाँ एक का फैसला दूसरे पर बहुत गहरा असर डालता है। सोचिए, अगर एप्पल अपने फोन की कीमत कम कर दे तो सैमसंग को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसी को अन्योन्याश्रय या इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। खंड 3, समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्र का स्वास्थ्य। ठीक है, तो हमने अलग अलग पेड़ों को तो देख लिया। अब चलिए जूम आउट करके पूरे जंगल पर एक नजर डालते हैं। अब हम व्यक्तिगत चुनाव से हटकर बड़े सवालों पर आ रहे हैं, जैसे कि किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है और हम इसे मापते कैसे हैं। यही है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र। जीडीपी को आप किसी देश का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये एक साल के अंदर देश की सीमाओं के भीतर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यहाँ पर अंतिम शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हम सिर्फ तैयार कार की कीमत गिनते हैं, उसमें लगे टायर की कीमत अलग से नहीं जोड़ते, ताकि एक ही चीज की गिनती 2 बार न हो जाए। ये अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी सेहत का सबसे बड़ा और अकेला पैमाना है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि जीडीपी सब कुछ नहीं बताता। ये नहीं बताता कि देश में आय कितनी समान रूप से बंटी है, या पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, या लोग कितने खुश हैं। ये सिर्फ उत्पादन का एक आंकड़ा है, समाज की भलाई का पूरा आईना नहीं। तो फिर ये रिपोर्ट कार्ड बनता कैसे है? व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से। हम इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। पहला है सी यानी कंजम्पशन या उपभोग। ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये हम और आप हैं जो रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं। फिर आता है आय यानी इन्वेस्टमेंट या निवेश। ये भविष्य के लिए ईंधन है। ये वो पैसा है जो कंपनियां नई मशीनों और फैक्ट्रियों में लगा रही हैं, ताकि आगे चलकर और ज्यादा उत्पादन हो सके। तीसरा है जी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग या सरकारी खर्च। सड़कें, स्कूल, रक्षा, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, ये सब इसमें आता है। और आखिर में है X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स या शुद्ध निर्यात। ये हमें बताता है कि हम दुनिया के बाकी देशों के साथ कितना व्यापार कर रहे हैं। इन चारों को जब हम जोड़ते हैं, तब जाकर देश की पूरी आर्थिक तस्वीर बनती है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए एक देश ने एक साल में 10 कारें बनाई और हर कार की कीमत 100 रुपए थी, तो उसका मौद्रिक यानी नॉमिनल जीडीपी हुआ 1000 रुपए। अब अगले साल उसने बनाई तो 10 ही कारें, लेकिन महंगाई की वजह से हर कार की कीमत 120 रुपए हो गई। अब नॉमिनल जीडीपी 1200 रुपए दिखेगा। तो क्या इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बढ़ गई? नहीं, उत्पादन तो उतना ही हुआ है। यहीं पर काम आता है वास्तविक यानी रियल जीडीपी। रियल जीडीपी महंगाई के इस असर को हटा देता है। ये एक आधार वर्ष की कीमतों का इस्तेमाल करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि असल में उत्पादन बढ़ा है या नहीं। इसीलिए जब भी अर्थशास्त्री विकास दर की बात करते हैं, तो वो हमेशा रियल जीडीपी की ही बात करते हैं। भारत के लिए मौजूदा आधार वर्ष 2011-12 है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जेब में जो पैसा है, उसके खरीदने की ताकत कम हो रही है। आज 100 रुपए से हम उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना पिछले साल खरीद सकते थे। वैसे अपस्फीति यानी कीमतों का लगातार गिरना महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि दाम और गिरेंगे तो वो खर्च करना बंद कर देते हैं और इससे पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। और इन सब में सबसे बुरा सपना है स्टैगफ्लेशन। ये वो स्थिति है जहां महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो ये महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक है मांग जनित यानी डिमांड पुल।
जब बहुत सारा पैसा बहुत कम चीज़ों के पीछे भागता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा है लागत जनित यानी कॉस्ट पुश। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और इससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर है आयातित मुद्रास्फीति। जब हम विदेशों से जो सामान खरीदते हैं जैसे कि कच्चा तेल, अगर वही महंगा हो जाए तो हमारे देश में भी महंगाई बढ़ जाती है। और एक है बॉटल नेक मुद्रास्फीति, जो हमने कोरोना महामारी के दौरान देखी। जब कारखाने बंद थे और सप्लाई चेन टूट गई थी तो चीज़ों की कमी हो गई और उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। तो क्या महंगाई को ऐसे ही बढ़ने दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य महंगाई दर को 4% पर रखना है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है। इसका मतलब महंगाई दर 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि लक्ष्य 0 क्यों नहीं है? देखिए, 0 महंगाई अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को सुस्त कर सकती है। थोड़ी सी महंगाई कंपनियों को निवेश करने और वेतन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये एक गोल्डीलॉक्स जोन की तरह है, न बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा, बल्कि बिल्कुल सही। और इसे मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर को दिखाता है। खंड 4, आर्थिक नीति, सरकार और RBI। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई है जो इन्हें ठीक कर सकता है? जवाब है हाँ। अर्थव्यवस्था नाम की इस गाड़ी को चलाने के लिए 2 ड्राइवर होते हैं। एक है सरकार और दूसरा है देश का केंद्रीय बैंक। आइए अब देखते हैं कि ये कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी को आप सीधे सीधे सरकार की चेकबुक समझ सकते हैं। ये तय करती है कि टैक्स के जरिए कितना पैसा आएगा और फिर वो पैसा सड़कों, स्कूलों और दूसरी योजनाओं पर कैसे खर्च होगा। जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है तो सरकार ज्यादा खर्च करके या फिर टैक्स घटाकर उसे रफ्तार दे सकती है, ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा खर्च करे। ये सब हमें सरकार के बजट में देखने को मिलता है, जिसे हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उसे घाटा कहते हैं। इसे एक घर के बजट से समझिए। राजस्व घाटा का मतलब है कि आपके रोज के खर्चे आपकी तनख्वाह से ज्यादा हैं, यानी आपको घर चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। राजकोषीय घाटा वो सबसे अहम आंकड़ा है जो बताता है कि सरकार को उस साल कुल कितनी उधारी की जरूरत है। अब सोचिए, अगर सरकार बाजार से बहुत ज्यादा पैसा उधार ले लेगी तो निजी कंपनियों के लिए उधार लेने को पैसा कम बचेगा और जो बचेगा वो भी महंगा मिलेगा। इसी को क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं और ये निजी निवेश की रफ्तार को धीमा कर सकता है। और प्राथमिक घाटा हमें बताता है कि पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के बाद इस साल सरकार को कितना नया कर्ज लेना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था का दूसरा ड्राइवर है देश का केंद्रीय बैंक, यानी हमारा भारतीय रिजर्व बैंक या RBI, और इसका हथियार है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। RBI का मुख्य काम है महंगाई को काबू में रखना, लेकिन इसके अलावा RBI बैंकिंग सिस्टम का एक तरह से गार्जियन भी है। वो नोट छापता है और सबसे जरूरी बात, वो अंतिम ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। मतलब जब कोई बैंक मुश्किल में होता है और उसे कहीं से पैसा नहीं मिलता तो आखिर में RBI ही उसकी मदद के लिए आगे आता है, ताकि पूरा का पूरा वित्तीय सिस्टम ना ढह जाए। तो RBI ये सब करता कैसे है? इसका सबसे शक्तिशाली औजार है रेपो दर। जब RBI रेपो दर बढ़ाता है तो बैंकों के लिए RBI से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। फिर बैंक क्या करते हैं? वो आपके होम लोन और कार लोन पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं, जिससे आप और हम खर्च कम कर देते हैं और महंगाई काबू में आती है। CRR और SLR को आप अर्थव्यवस्था के AC का थर्मोस्टेट समझ सकते हैं। जब RBI को लगता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो इन्हें बढ़ाकर सिस्टम से पैसा खींच लेता है, और जब उसे लगता है कि अर्थव्यवस्था सुस्त है तो वो इन्हें घटाकर सिस्टम में पैसा डाल देता है ताकि लोग ज्यादा खर्च करें। तो इन दोनों नीतियों में आखिर फर्क क्या है? राजकोषीय नीति को आप एक बहुत बड़े मालवाहक जहाज की तरह सोचिए। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपनी दिशा बदलने में बहुत समय लेता है, क्योंकि इसके लिए बजट पास कराना पड़ता है, संसद में बहस होती है और फिर कानून बनता है। वहीं दूसरी ओर मौद्रिक नीति एक स्पीड बोट की तरह है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठकर ब्याज दरें लगभग तुरंत बदल सकती है। इसलिए ये शॉर्ट टर्म में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ज्यादा फुर्तीला औजार है।
एक अच्छी और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए इस जहाज और स्पीड बोट दोनों का एक साथ मिलकर सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। खंड 5 भारत की आर्थिक यात्रा। चलिए, अब जब हमने इन सभी सैद्धांतिक बातों को समझ लिया है तो जरा ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत ने अपनी अनोखी आर्थिक कहानी को लिखने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल कैसे किया है। आज़ादी के बाद भारत ने केंद्रीय योजना यानी सेंट्रल प्लानिंग का रास्ता चुना। पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर ध्यान दिया, लेकिन दूसरी योजना में महालनोबिस मॉडल के तहत एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। अब जोर भारी उद्योगों पर था। इस रणनीति ने दशकों तक भारत की आर्थिक दिशा तय की, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1991 में। एक बड़े आर्थिक संकट से जूझते हुए भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। योजना का ये दौर 2015 में खत्म हुआ, जब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली, जो एक ज्यादा सहयोगी और सलाहकार भूमिका का संकेत था। 1991 के सुधारों से पहले भारत में लाइसेंस राज का दौर था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसी भी बिजनेसमैन को स्कूटर बनाने से लेकर अपनी फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाने तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना पड़ता था। इसने इनोवेशन को दबा दिया और भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा दिया। 1991 के एलपीजी सुधारों ने इन जंजीरों को तोड़ दिया। उदारीकरण ने इन सरकारी नियंत्रणों को खत्म किया, निजीकरण ने सरकारी कंपनियों को बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खोला, और वैश्वीकरण ने भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, जिससे हमारे लिए मौके भी आए और चुनौतियां भी। खंड 6 वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। 1991 के उन ऐतिहासिक सुधारों के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के साथ बहुत गहराई से जुड़ चुकी है, और आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले रहकर तरक्की नहीं कर सकता। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आप दुनिया के साथ किसी देश का बैंक स्टेटमेंट समझ सकते हैं। इसका चालू खाता यानी करंट अकाउंट आपके रोज के लेन देन जैसा है। आप कितना सामान बेचते हैं यानी निर्यात, और कितना खरीदते हैं यानी आयात। विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा भी इसी में आता है। और इसका पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट आपके निवेश और कर्ज जैसा है। इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में किया गया सीधा निवेश यानी FDI और विदेशी निवेशकों द्वारा हमारे शेयर बाजार में लगाया गया पैसा यानी FPI शामिल होता है। अगर आपके चालू खाते में घाटा है, मतलब आप आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको इस घाटे को पूंजी खाते से पूरा करना होगा, यानी विदेशी निवेश या कर्ज को आकर्षित करके। इन दोनों खातों में संतुलन बनाए रखना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने एक व्यक्ति के एक साधारण से चुनाव से अपनी बात शुरू की थी और एक राष्ट्र की जटिल वैश्विक रणनीति तक आ पहुंचे। हमने देखा कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये हमें हमारी आखिरी चुनौती पर लाकर छोड़ देता है। एक राष्ट्र जो अपने लोगों के लिए स्थिरता और विकास चाहता है, वो इस लगातार बदलती और कभी-कभी बहुत अस्थिर वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बीच अपना रास्ता कैसे बनाता है। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और यही वो सवाल है जो दुनिया भर के नीति निर्माताओं को हर दिन चुनौती देता है।